गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश सेकंड में प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन में क्या क्या पढ़ना है आपको, प्रीपोजिशन का डेफिनेशन विथ एग्जांपल, और उसके बाद कुछ ऐसे प्रीपोजिशन दिए गए हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन इसमें हैं जिनका प्रयोग कैसे करना है ये भी बताया गया है। फिर कुछ एक्सरसाइज आपको दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुक में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको मैंने एक नोट्स बनाया है, तो आप लोग नोट्स से अपनी कॉपी में लिख लेंगे और नोट्स से ही हम इसको आपको समझा देते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन का डेफिनेशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन वो शब्द होता है विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन आर प्रोनाउन, जिसका प्रयोग हम किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। इसका रिलेशन सेंटेंस में आए हुए अन्य वाक्यों से करने के लिए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वह शब्द या फिर वह शब्द समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसके संबंध को किसी दूसरे शब्द से दर्शाता है, उस शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे सुनीता इज़ इन द रूम, सुनीता कमरे में है। तो ये जो इन का प्रयोग हुआ यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको। ये इन का प्रयोग जो हुआ है ये इन रूम के लिए आया है, ये इन रूम के लिए आया है, और ये रूम एक नाउन है। इसका रिलेशन दूसरे नाउन से सुनीता के साथ होता है, इसलिए यहाँ पे इन जो है प्रीपोजिशन के लिए प्रयोग हुआ है। माय फ्रेंड्स वर सिटिंग इन द रूम, देखिए फिर से रूम का ही एग्जाम्पल है, तो इन आया है रूम के लिए जो कि नाउन है, और ये माय फ्रेंड्स मेरे मित्र जो हैं वो कमरे में बैठे हुए थे, तो दूसरे नाउन माय फ्रेंड्स के लिए ये प्रयोग हुआ है। इसके बाद द बुक इज़ ऑन द टेबल, अगेन ऑन जो है ये टेबल का रिलेशन, टेबल जो कि एक कॉमन नाउन है, इसका रिलेशन द बुक के साथ कराता है जो कि एक कॉमन नाउन है। बुक भी नाउन, टेबल भी नाउन, तो दो नाउन के बीच की रिलेशन को बताने दर्शाने का काम ऑन एक प्रीपोजिशन कर रहा है। द काउ इज़ अंडर द ट्री, जैसा कि आप जान रहे हैं ट्री जो है नाउन है, और ट्री के पहले प्रयोग हुआ जो शब्द है अंडर, ये इसका रिलेशन द काउ जो है पेड़ के नीचे है, तो द काउ और ट्री के बीच का रिलेशन अंडर दिखा रहा है, इसलिए अंडर यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन को आपको बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है बिटवीन और एमंग। बिटवीन और एमंग दोनों का मतलब ही होता है बीच में। अगर दो या दो से अधिक लोगों के बीच बात करनी होती है तो हम बिटवीन या एमंग की बात करते हैं। अब अगर हम कहें कि कहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करना है और कहाँ पर एमंग का प्रयोग करना है, तो आपको रूल देखिए यहाँ पे लिखवा दिया गया है बिटवीन और एमंग का। दोनों का अर्थ होता है बीच में। जब दो लोगों के बीच की बात होती है तब वहाँ पे हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर दो से ज़्यादा लोगों के बीच की बात होती है वहाँ पर एमंग का प्रयोग होता है। जैसे देयर वाज वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, केवल ये इंग्लैंड और फ्रांस दो ही देश हैं जिनके बीच युद्ध हुआ था। देयर वाज ए वॉर बिटवीन इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था, झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुआ था। वार को आप जो भी मीनिंग इसका निकाल लें, WAR। ठीक। रीता इज़ स्टैंडिंग बिटवीन सीता एंड गीता, रीता खड़ी है सीता और गीता के बीच में। मतलब पहले सेंटेंस में क्या था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वार था। दूसरे सेंटेंस में रीता सीता और गीता के बीच में खड़ी है, केवल दो लोग हैं इंग्लैंड और फ्रांस, तब हमने बिटवीन का प्रयोग किया। सीता और रीता, तब हमने बिटवीन का प्रयोग किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई वॉज सिटिंग एमंग माई स्टूडेंट, मैं अपने बच्चों के बीच में बैठा हुआ था। तो यहाँ पे माई स्टूडेंट्स की संख्या क्लियर नहीं है कि दो लोग हैं या दो से ज़्यादा है या दो से कम है, तो यहाँ पे माई स्टूडेंट्स की प्लूरल है, लेकिन एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है, तो यहाँ पर हमने एमंग का प्रयोग किया है। डिवाइड द स्वीट्स एमंग द बॉयज़, लड़कों के बीच में मिठाई बांटने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे द बॉयज़ की संख्या क्लियर नहीं है, बस ये है कि ये प्लूरल है। ठीक है, तो जब दो से ज़्यादा की बात होती है तो वहाँ पे हम एमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक। द नेक्स्ट इज बिलो एंड अंडर, दोनों का ही अर्थ होता है नीचे। बिलो का मतलब भी होता है नीचे और अंडर का मतलब भी होता है नीचे, लेकिन जब पोजीशन वाइज कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे रखी होती है तो वहाँ पे हम अंडर का प्रयोग करते हैं, और जब लेबल, लिमिट या रैंक वाइज, लेबल या लिमिट या रैंक वाइज कोई चीज़ नीचे हो तो वहाँ पर हम बिलो का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, द अर्थ इज़ बिलो द स्काई, द वाटर इज़ फ्लोइंग बिलो द डेंजर लाइन।
एंड द कैट इज़ अंडर द ट्री, ही वॉज वियरिंग अ स्वेटर अंडर हिज कोट। तो यहाँ पे जो अंडर का प्रयोग हुआ है, बिलो का प्रयोग हुआ है, ये सब में देखिए यहाँ पे रैंक दिखेगा, यहाँ पर एक पोजीशन दिखेगा, जहाँ पोजीशन दिखेगा वहाँ पर हम बिलो का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर रैंक दिखेगा वहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बिहाइंड एंड आफ्टर। बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे और आफ्टर का अर्थ भी होता है के पीछे। आफ्टर का मतलब बाद भी होता है, लेकिन यही तो अंतर है दोनों में। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे और आफ्टर का मतलब होता है के पीछे, लेकिन उसका जो सेंस निकलता है वो बाद में का निकलता है। जैसे एग्जांपल, ही हंग हिज कोट बिहाइंड द डोर। ही हंग हिज कोट बिहाइंड द डोर। उसने अपना कोट दरवाजे के पीछे टांगा है। माई हाउस इज़ बिहाइंड द टेम्पल। मेरा घर मंदिर के पीछे है। तो यहाँ पे बिहाइंड का जो अर्थ निकल रहा है के पीछे का निकल रहा है, कि दरवाजे के पीछे, मंदिर के पीछे। अब आफ्टर की बात करें तो आफ्टर का मीनिंग भी होता है के पीछे, लेकिन जो उसका सेंस निकलेगा, जो समझने में अर्थ आएगा, वो बाद का आएगा। ठीक है, जैसे द पुलिस आर आफ्टर हिम। पुलिस जो है उसके पीछे है, मतलब आगे आगे वो चल रहा है और उसके बाद में वो है। द कैट इज़ रनिंग आफ्टर द रैट। बिल्ली जो है वो चूहे के पीछे है, मतलब आगे आगे चूहा भाग रहा है और पीछे से उसके कैट भाग रही है। तो इस तरह से जहाँ पे पीछे का मतलब बाद में दिया हो वहाँ पे हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे पीछे का मीनिंग पीछे ही हो कि उसके बिहाइंड है तो वहाँ पे हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एबव एंड ओवर। एबव एंड ओवर दोनों शब्दों का अर्थ होता है ऊपर, लेकिन एबव का प्रयोग उस समय होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की तरफ से ऊंचाई पर स्थित हो। एक वस्तु दूसरी वस्तु से ऊंचाई पर स्थित होती है तथा स्पर्श में नहीं होता, मतलब उन दोनों में टच नहीं होगा, दोनों उसके ऊपर होगा लेकिन उसके टच में नहीं होगा। लेकिन जब कोई चीज़ लेवल, रैंक या लिमिट वाइज ऊपर हो तो वहाँ पर एबव का प्रयोग करते हैं। ठीक, और जब ओवर का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर से गुजर जाए, और यदि कोई चीज़ ऊपर ऊपर से एक छोर से दूसरी छोर तक फैली हो तो वहाँ पर भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द वाटर इज़ फ्लोइंग एबव द डेंजर लाइन, द मून शाइन्स एबव अस। अब देखिए, वाटर इज़ फ्लोइंग एबव द डेंजर लाइन। डेंजर लाइन एक लिमिट हो गया, उसके मतलब ऊपर जब पानी बह रहा है तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे एबव का, कि पानी जो है वो लाइन से ऊपर बह रहा है। द मून शाइन्स एबव अस। मून जो मून है वो हमारे ऊपर चमक रहा है, चमकता है। द एरोप्लेन फ्ली ओवर माई हाउस। अब एरोप्लेन जो है वो हमारे ऊपर से गुजर चुका, एक छोर से होकर दूसरी छोर से होकर वो फैला हुआ है, मतलब गुजर चुका। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। अब एक छोर से दूसरे छोर तक जो ब्रिज है, जो पुल होता है, वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से एबव एंड ओवर का प्रयोग होता है। द नेक्स्ट इज़ इन और इनटू। दोनों का अर्थ होता है में या के अंदर। इन का मतलब भी होता है में, इनटू का मतलब भी होता है में। लेकिन कहाँ पर हम इन का प्रयोग करते हैं और कहाँ इनटू का प्रयोग करते हैं, इसको हम देखते हैं। इन का प्रयोग हम किसी स्थान या किसी चीज़ के अंदर की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब कोई चीज़ अगर किसी जगह के अंदर है तो वहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे, ऑलरेडी वो उस जगह के अंदर है। लेकिन हम इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जाने की स्थिति में हो, मूविंग अवस्था में हो, गति की अवस्था में हो, तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? इनटू जो है वो एक जगह स्टेबिलिटी को दिखाता है, कोई चीज़ अंदर है वो स्थिर अवस्था में है। लेकिन इनटू जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ जा रही है तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे हु इज़ इन द हाउस, कौन घर में है। द पेन इज़ इन माई पॉकेट, पेन जो है मेरी पॉकेट में है। तो ये चीज़ें, इन दोनों क्या है, दोनों में इन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे इन स्टेबिलिटी को दिखा रहा है कि मेरे पॉकेट के अंदर पेन है, रखा हुआ है, और मेरे घर में कोई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही जंप्ड इनटू द वेल, वह वेल में कूद पड़ा, मतलब वह कुएं में कूद पड़ा, कुएं के अंदर वो कूदा है, मतलब बाहर से अंदर वो जा रहा है, गया। समबडी वेंट इनटू द रूम, कोई घर के अंदर गया है, मतलब कोई बाहर से अंदर गया है। तो इससे हम इन और इनटू का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ ऑन और अपान। दोनों शब्दों का जो मीनिंग होता है वो पर या ऊपर होता है। ऑन से हमें यह पता चलता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर स्थिर है,
और अपान से हमें यह पता चलता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर तो है लेकिन गतिमान है। जैसा हमने इन और इनटू के बारे में पढ़ा, सेम वैसे ही आन और अपान का भी है। आन मतलब कोई, आन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी जगह पे स्टेबिलिटी है, मतलब वो रुका हुआ वहीं पर स्थिर है, उसके ऊपर रखा हुआ है। और जब हम किसी चीज़ को गतिमान अवस्था में ऊपर हो तो वहाँ पर अपान का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, तो यहाँ पे आन का प्रयोग क्या है? आन का प्रयोग इसलिए है क्योंकि किताब मेज पर स्टेबल है, स्थिर है। ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, वह चेयर पर बैठा हुआ है, तो ये चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, स्टेबिलिटी है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली टेबल पर कूद पड़ी या कूद गई, और मतलब वो कहीं से आई और टेबल पे कूद पड़ी। सी इज़ इन मूविंग कंडीशन, वह गतिशील अवस्था में थी, इसलिए यहाँ पर हमने अपान का प्रयोग किया है। द नेक्स्ट वन इज़ बाय एंड विथ। बाय और विथ दोनों का मतलब होता है से। एक तरह से बाय का मतलब होता है द्वारा और विथ का मतलब होता है साथ, लेकिन कहीं कहीं पर बाय और विथ का प्रयोग हम से के रूप में करते हैं। ठीक है, बाई का मतलब होता है द्वारा और विथ का मतलब साथ। ये प्रीपोजिशन अलग है, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाना चाहिए था, लेकिन ये बुक में था नहीं इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। यहाँ पे इसको समझाया गया है सी के अर्थ में। बाई और विथ का मतलब से भी होता है। जैसे एग्जाम्पल, जब कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा होता है तो वहाँ पे बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक हैज़ बिन रिटन बाई मी, ये किताब मेरे द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो मेरे द्वारा लिखा गया है मतलब एक आदमी के द्वारा ये काम हुआ है, इसलिए यहाँ पर बाई का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब कोई काम किसी वस्तु के द्वारा होता है तो वो वहाँ पर विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे आई राइट विथ माई पेन, मैंने अपने पेन से लिखा, मैंने अपने पेन से लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन दिया है आपको समझाने के लिए कि डूअर अगर दिया हुआ है, कहीं पर कोई काम अगर डूअर के द्वारा हो रहा है, किसी आदमी के करने, जो कर रहा है उसके द्वारा अगर बात होती है तो वहाँ पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, जब किसी उपकरण या हथियारों से कोई काम होता है तो वहाँ हम विथ का प्रयोग करते हैं। इसको आप एक क्लू के रूप में समझेंगे। जैसे यहाँ पे जो किताब है वो मेरे द्वारा, डूअर कौन है? मैं हूँ, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग हुआ है, द बुक हैज़ रिटन बाई मी। लेकिन यहाँ पे पेन, जो लिखने का काम हुआ है, वो एक इंस्ट्रूमेंट या एक उपकरण के द्वारा, वो उपकरण कौन सा है? पेन। तो ये पेन के द्वारा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने विथ का प्रयोग किया है। तो अगर कहीं पर डूअर आ जाए, करने वाला व्यक्ति स्वयं आ जाए, तो वहाँ बाई का प्रयोग होगा। और अगर किसी उपकरण या किसी इंस्ट्रूमेंट से कुछ काम होता है तो हम विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक, द नेक्स्ट वन इज़ एट, इन और ऑन। एट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें घड़ी के समय के साथ, मतलब घड़ी का टाइम बताना हो तब एट का प्रयोग होता है। इन का प्रयोग हम महीने और वर्ष के नाम को, वर्ष, माह या वर्ष के साथ, मतलब अगर महीने और ईयर का हमको प्रयोग करना है तो हाँ इन का प्रयोग करेंगे। और दिन और तारीख का बात करनी होती है, दिन और तारीख की बात करनी होती है तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द मीटिंग विल स्टार्ट एट 2 PM, द मीटिंग विल स्टार्ट एट 2 PM, आवर स्कूल विल स्टार्ट एट 9 AM, तो हम वहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया? टाइम बताया गया है 2 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे एट का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब हम ईयर बताएंगे, जैसे आई वॉज बोर्न इन 1999, मैं 1999 में पैदा हुआ था, तो ईयर बताया गया तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। आई मेट हिम ऑन मंडे, अब यहाँ पे दिन बताया गया है तो दिन और तारीख बतानी हो, दिन या कोई तारीख बतानी हो तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आई मेट हिम ऑन मंडे, मैं उनसे मंडे को मिला था, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है। द नेक्स्ट वन इज़ एट और इन। एट और इन का प्रयोग हम प्लेस बताने के लिए स्थानों के, जगह के नाम से पहले भी करते हैं। जैसे इनका प्रयोग किसी बड़े शहर या राज्य, देश के नाम से पहले होता है, और एट का प्रयोग हम छोटे शहर या स्थान के नाम से पहले करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, तो इंडिया इज़ अ बिग नेम, अ बिग नेम ऑफ अ कंट्री, तो यहाँ पे एक बड़े देश का नाम है, तो इसलिए हमने इन का प्रयोग किया। आई वॉज बोर्न एट हाटा, हाटा एक छोटा सा स्थान है जो कि इंडिया के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ पर एट का प्रयोग किया। अभी इन और एट का प्रयोग एक ही सेंटेंस में देखिए, सी लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया, मतलब इंडिया का प्रयोग हमने क्यों किया? क्योंकि इंडिया बड़ा है, इसलिए इसके साथ इन का प्रयोग हो गया। लेकिन दिल्ली इंडिया का ही एक भाग है, ये छोटा हो गया वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हमने एट का प्रयोग किया। जब दो बड़े या छोटे स्थानों का प्रयोग होता है किसी सेंटेंस में, तो बड़े के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं और छोटे जगह के स्थान के नाम पर हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक, लास्ट इज़ इन और आफ्टर।
इन का प्रयोग भविष्यकाल के लिए मे के अर्थ में होता है और आफ्टर का प्रयोग भूतकाल या पास्ट टेंस के लिए मे के अर्थ में होता है। जैसे ही विल रिटर्न इन अ वीक, वह एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भविष्य की बात हो रही है। विल का प्रयोग हुआ तो विल क्या दिखाता है, भविष्यकाल को दिखाता है, फ्यूचर टेंस को दिखाता है। तो ही विल रिटर्न इन अ वीक, वह एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे। तो जब फ्यूचर की बात हो तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें पास्ट की कोई घटना दिखानी हो, जैसे ही रिटर्न आफ्टर अ वीक, वह एक हफ्ते के बाद आया, ये रिटर्न ईडी लग गया, मतलब ये पास्ट का टेंस है। ठीक, और पास्ट के टेंस में जैसा कि रूल बता रहा है कि पास्ट टेंस में हम मे के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग करते हैं। ही रिटर्न आफ्टर ए वीक, वह एक हफ्ते में आया, एक हफ्ते में आया था या एक हफ्ते के बाद आया था, फिर पास्ट की बात है, इसलिए हमने यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग किया। तो ठीक है बच्चों, ये आपका ये नोट्स में आप पूरा लिखेंगे, यहाँ से लेकर ये पहले पेज, ये आपका पहला पेज है प्रीपोजिशन का डिफिनेशन, और इसके बाद ये तीनों पेज आप कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। एग्जाम के पैटर्न पे आप केवल प्रीपोजिशन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल ही आता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आपको बताए गए हैं कि कैसे कब किसका प्रयोग करना है। तो यहाँ के ये एक्सरसाइज जो बचा आप लोग का, ये एक्सरसाइज आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। एक्सरसाइज देखते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द बेल। यहाँ पे देखिए जो फ्रॉग है, मेढक, मेढक बेल में कूद गया, तो यहाँ पर वो बाहर से अंदर जा रहा है, तो ये मूविंग पोजीशन में है, गतिशील अवस्था में है, इसलिए हम यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे मे के अर्थ में। आई राइट विथ अ पेन, देखिए मैंने एक पेन से लिखा, तो यहाँ पे पेन क्या हो गया, एक टूल्स इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने विथ का प्रयोग किया है। माई ब्रदर इज़ एट होम, एट होम घर क्या है, इन कंपेरिजन टू अदर प्लेसेस होम इज़ अ स्मॉल थिंग्स, एक छोटी सी जगह, स्मॉल प्लेस है, तो यहाँ पर हमने एट का प्रयोग किया है। आई शैल रिटर्न इन अ वीक, जैसा कि आपने अभी पढ़ा, तुरंत पढ़ा आपने कि इन और आफ्टर का प्रयोग, तो इन का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं और आफ्टर का प्रयोग पास्ट टेंस में। तो आई शैल रिटर्न, जैसे ही शैल आ गया तो मैं एक हफ्ते में आ जाऊंगा, तो यहाँ पे मे के लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, देखिए कुत्ता जो है टेबल पर कूद गया या कूद पड़ा, तो यहाँ पर ये मूविंग पोजीशन में है, इसलिए हमने अपॉन का प्रयोग किया। मोहन केम एट 3 o'clock, जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में पढ़ा था कि हम समय बताने के लिए, यहाँ देखिए समय बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ समय बताने के लिए आपने पढ़ा ना कि समय के साथ हम एट का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे एक्सरसाइज में दिया है मोहन केम एट 3 o'clock, जैसे 3 o'clock दिखा आप वहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज़, मैंने ये पेन 10 रुपये में ख़रीदा। तो फार का उपयोग बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपका एक्सरसाइज है तो मैं बता देता हूँ कि जब कभी किसी पैसे की लेन देन की बात आती है तो वहाँ पे हम फार का प्रयोग करते हैं। तो आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज़, मनी में रिलेटेड जो मैटर होता है, मनी से संबंधित, पैसे से संबंधित जो भी लेन देन की बात हो, तो वहाँ पर से के अर्थ में हम फार का प्रयोग करते हैं। मैंने यह पेन 10 रुपये में, या मे के अर्थ में हम फार का प्रयोग करते हैं, तो 10 रुपये में ख़रीदा। ही डाइड ऑफ कॉलरा, जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है तो हाँ हम बीमारी के साथ के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बीमारी तो उसके अंदर थी ही, उसी के साथ वो मर गया। तो ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मर गया। यहाँ पर ऑफ का जो सेंस निकलेगा वो से निकलेगा, लेकिन चूंकि वो उसके साथ ही मर गया, वो भी बीमारी उसके साथ ही मर गई, वो भी उसके साथ ही थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑफ का प्रयोग किया है। जब कोई बीमारी का सेंस निकलता है और बीमारी के साथ इंडिविजुअल मर जाता है तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ही डाइड ऑफ कॉलरा, वह कॉलरा से मर गया। इस तरह से आपका ये लेसन प्रीपोजिशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम कंजक्शन को देखेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।